में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे विद रेफरेंस टू जियोग्राफी। हमने मेंस की बात कर ली, जो मेंस में क्वेश्चन आए थे 2020 से लेकर 2013 तक मेंस में, ठीक है। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी की मेंस की बात की। अब ज्योग्राफी में प्रीलिम्स में कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे 2019 से, 20 का नहीं करेंगे, 20 में 4 क्वेश्चन ही आए थे। अगर एग्जैक्ट ज्योग्राफी की बात करें तो वैसे देख लेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है लास्ट में देख लेंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों को मिलाकर देख लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 2019 में, जिसमें 9 क्वेश्चन आए थे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन बैंक। सो पहला क्वेश्चन है ऑन 21 जून दिस सन। हमको बोला है 21 जून में सन कहाँ होता है। क्वेश्चन ऑप्शन ने पूछा है, ऑप्शन ने दिया है डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्टिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट अंटार्कटिक सर्कल, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन द इक्वेटर, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे हमको बात करनी है, सपोज ये अपने पास क्या हो गया, सपोज ये अपने पास अर्थ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टिल्ट होता है, जो अपना नॉर्थ एक्सिस है, जो एक्सिस है वो अपने पास टिल्ट होता है टुवर्ड द सन, ठीक है ना। यहाँ पे किसके समय 21 जून में, तो यहाँ पे ये आर्टिक सर्कल हो गया, तो यहाँ पे सन के रेस पड़ते हैं और यहाँ पे रात होता ही नहीं है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इट डज नॉट सेट बिलो दी होराइजन एट आर्टिक सर्कल, ठीक है। ओके, एक अब बात करते हैं इसको पहले टिक कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। सो द आंसर इज दिस, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और बात करते हैं कि जो सन होता है ना, सपोज ये सन है, सो ये अर्थ है, ये टिल्ट होता है, इसका जो नॉर्थ एक्सिस है वो टुवर्ड दी सन ड्यूरिंग दी 21 जून। तभी तो क्या होगा, गर्मी होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और 21 जून क्या होता है, इट इज समर सीजन इन विच हेमिस्फीयर, समर सीजन इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है, तो यहाँ पे जो सन के रेज होंगे, सपोज ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो जो अपने पास जो रेज होंगे वो किस पे पड़ेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली पड़ेंगे, ठीक है, ओवरहेड पड़ेंगे। और यहाँ पे आर्टिक सर्कल में पूरा दिन रहेगा, रात नहीं होगा। ये पहली चीज़ हो गई 21 जून, ठीक है। ओके, उसके बाद एक ऐसा समय होता है जब जो सन रेस होते हैं, सपोज हमने बात की दो समय है यहाँ पे, एक होता है मार्च में, एक होता है सितंबर में। ऐसा दिन आता है मार्च और सितंबर में जिसमें जो सन होता है उसकी रेस जो होता है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है। किस पे पड़ती है, इक्वेटर पे। सन की रेस किस पे पड़ती है, डायरेक्टली इक्वेटर में पड़ती है। ओके, सन की रेस डायरेक्टली किस में पड़ती है, इक्वेटर में पड़ती है। तो इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, इक्विनॉक्स, ठीक। अब इक्विनॉक्स में क्या होता है, सन डायरेक्टली होता है ओवरहेड एट दी, है ना, इक्वेटर में होता है, ओवरहेड होता है नून में 12 बजे इक्वेटर पे। तो ये हो गया। उसके बाद ये जो है ना, डज नॉट सेट बिलो दी होराइजन ऑफ अंटार्कटिक सर्कल, ये कब होगा, जब ये 21 जून है ना, जब ये नीचे आ जाएगा, मतलब जो 23 दिसंबर होगा, इस समय क्या होता है, ये कंडीशन उल्टा हो जाता है। मतलब ये कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे ये अंटार्कटिका सर्कल जो होता है वहाँ पे डायरेक्टली सन की रेस पड़ती है, तो यहाँ पे सन जो होता है वो वहाँ पे रात नहीं होता। ओके, सो ये सब हो गया। उसका साइन वर्टिकली ओवर हेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तो कब होगा, अपोजिट होगा 23 अब यहाँ पे लिखा है ना, कौन सा है, 21 जून है ना, तो समर सोल्स्टिस है ये। तो जब विंटर सोल्स्टिस हो जाता है तो उसमें क्या होता है, इट इज़ ओवर हेड द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब जब हमारे यहाँ विंटर सीजन होता है तब अराउंड 23 दिसंबर, जब क्या होता है 23 दिसंबर में इट इज़ ओवर हेड द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। यहाँ पर ओवर हेड होता है टॉपिक ऑफ कैंसर के, है ना। और यहीं पे क्या होता है अपने पास, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन और एट दी अंटार्कटिक सर्कल। तो ये दोनों चीज़ अपने पास मेन है, ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक। तो हमको बात किसी करनी है, सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक की बात करनी है। किसकी बात करनी है, सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक की बात करनी है। एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल, एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल इनटू द एटमॉस्फेयर। सल्फेट एरोजोल का इंजेक्शन कब होता है, सल्फेट एरोजोल का इंजेक्शन कब होता है, ये हमसे पूछा है। और सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक का इस्तेमाल कब किया था, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो देखो, ग्लोबल वार्मिंग के रिड्यूस करने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल होता है। ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल होता है, सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक और इंजेक्शन ऑफ सल्फर एरोजोल का। किसके लिए,
फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, कैसे देखते हैं? तो यहाँ पे दो चीज़ों का रोल है। सबसे पहले तो सीरस क्लाउड थिनिंग, जो सीरस क्लाउड होते हैं ना वो क्या होते हैं, दे आर हाई क्लाउड्स, है ना, ये हाई क्लाउड्स होते हैं, मतलब ये हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, सो दे आर हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स। ठीक है, अगर हमने क्या किया, ये क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं सनलाइट को। यहाँ पे सपोज ये क्लाउड है, ये धरती है, ठीक है, यहाँ पे धरती के जो हीट है उसको बाहर जाने नहीं देते, इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमने इसको थिन कर दिया, इसको थिन कर दिया तो यहाँ पे क्या हो, कम रिफ्लेक्ट करेगा, कम रिफ्लेक्ट करेगा यार, ये कम रिफ्लेक्ट करेगा। सो जो टेम्परेचर है वो उतना नहीं बढ़ पाएगा। मतलब इसको ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सो सीरस क्लाउड थिनिंग का रोल हो गया यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग में। उसके बाद इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल्स, जो सल्फेट एरोजोल्स होते हैं ये क्या है, दे आर प्रोटेक्टिव। ओके, दे आर प्रोटेक्टिव, मतलब ऐसे बोलता हूँ, रिफ्लेक्टिव है ये। दे आर रिफ्लेक्टिव बैरियर, मतलब अगर सपोज क्लाउड के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, क्लाउड्स के ऊपर में यहाँ पे अगर मैंने क्या डाल दिया, सपोज यहाँ पे सल्फेट एरोजोल डाल दिए, तो जो सनलाइट है बाहर से आ ही नहीं पाएगी। जब सनलाइट बाहर से आ ही नहीं पाएगी तो टेम्परेचर क्या बढ़ेगा, क्या टेम्परेचर नहीं बढ़ पाएगा उतना ज़्यादा। ठीक है, सो दैट्स वाई दिस टू मैथड्स आर यूज्ड इन रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, विच मैथड्स, क्लाउड सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक्स एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल्स। सो आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, हमसे पेयर्स पूछा है सी एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज, सी और बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात की गई है। पहला है एड्रियाटिक सी, क्या अल्बानिया इसका बाउंड्री बनाता है? बिल्कुल बनाता है। ये देखो भाई, ये वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आपके सामने वर्ल्ड मैप चिपका होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड मैप में हर साल का एक पैटर्न फिक्स्ड है कि जो चीज़ न्यूज़ में है वो कंट्रीज़, या फिर वो जो सी न्यूज़ में है वो कंट्रीज़, उसके आसपास कंट्रीज़ ये आने वाली ही है। फोर्स अगर 100% चांसेस हैं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 50% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आए। 50 को मतलब 100% में से 50% चांसेस है। सेकेंड इज ब्लैक सी, क्या ब्लैक सी का बॉर्डरिंग कंट्री क्रोएशिया है? नहीं है। ये जो क्रोएशिया है ना, ये एक इट इज़ ऑल्सो अ बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ एड्रियाटिक सी। ओके। थर्ड इज कैस्पियन सी, क्या कजाकिस्तान कैस्पियन सी का बॉर्डर बनाता है? बिल्कुल बनाता है, तो तालिबान वाला न्यूज़ में था, 2019 का है, बट तब भी आपको पता होना चाहिए। फोर्थ है मेडिटेरेनियन सी, मोरक्को। हाँ, मोरक्को जो है, जिसको ओपनिंग जो है ना, मेडिटेरेनियन सी का जो ओपनिंग है वहीं पे मोरक्को इन द साउदर्न पार्ट लाइज करता है। उसके बाद फिफ्थ है रेड सी, क्या रेड सी का बॉर्डर बनाता है सीरिया? नहीं, सीरिया फॉर्म्स द बॉर्डर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। तो हमसे यहाँ पूछा है, करेक्टली मैच हो जाएगा 1, 3, 4, 1, 3, 4। तो ये हो गया मैप किसका? ये मैप है एड्रियाटिक सी। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? एड्रियाटिक सी दिख रहा है। अब इस एड्रियाटिक सी के जो बाउंड्रिंग कंट्रीज है, इसमें कौन आ रहा है? इटली आ रहा है, स्लोवेनिया आ रहा है, क्रोएशिया आ रहा है, बोस्निया आ रहा है, मॉन्टेनेग्रो आ रहा है, अल्बानिया आ रहा है। तो ये न्यूज़ में था एड्रियाटिक सी, इसलिए हमसे क्वेश्चन पूछा। तो क्रोएशिया एंड अल्बानिया बोथ बॉर्डर द एड्रियाटिक सी। तो यहाँ पे अब बात करते हैं मेडिटेरेनियन सी की बाउंड्रिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सीरिया है, जो कि ऑप्शन में दिया था सीरिया। यहाँ पे मोरक्को है। ओके, सो दिस आर ऑल द बाउंड्रिंग कंट्रीज ऑफ व्हाट? बाउंड्रिंग कंट्रीज ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ठीक है ना, मतलब जो क्वेश्चन में दिया उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ग्लेशियर्स दिए हैं और इसके हमको मैच करना है कौन कौन से रिवर वहाँ से ओरिजिनेट करते हैं उससे। सो यहाँ पे ग्लेशियर्स और यहाँ पे रिवर्स हैं। सबसे पहला ग्लेशियर है बंदरपुंछ ग्लेशियर। जो बंदरपुंछ ग्लेशियर है वहाँ से बच्चे को पता होगा, नहीं पता तो मोस्टली आदमी को पता होता है। बंदरपुंछ ग्लेशियर से यमुना, है ना, यमुना नदी, बंदरपुंछ एरिया है जहाँ से क्या होता है, यमुना नदी बहती है। सेकंड इज़ बारासिगरी, यहाँ से छेनाब नदी बहती है क्या? बिल्कुल सी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें याद होनी चाहिए और ये ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। बंदरपुंछ पता है तो 1 होगा, तो यहाँ पे हमने इसको हटा दिया। थर्ड मिलाम, मंदाकिनी क्या इस यहाँ से ओरिजिनेट करती है क्या? इसको नहीं पता, लेकिन थर्ड देखते हैं। सियाचिन से नुब्रा, यस, सियाचिन से नुब्रा, और जेमू से तीस्ता। सो पांचवा नहीं होगा अपने पास, पांचवा नहीं होगा और ये हो जाएगा 1, 2 का 4, क्योंकि जो मिलाम है ये सही था, ये सही था,
ये सही था, ये सही था, ये सही था। मिलाम से जो ओरिजिनेट होता है वो होता है गोरी गंगा। गोरी गंगा का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? इसका होता है मिलाम ग्लेशियर से। जम्मू से तीस्ता, बाकी सब सही है, हमसे यही पूछा गया है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास 5th नंबर का। इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट एंड ट्राईएजोफोन इज यूज्ड विथ एप्रीहेंशन, दिस केमिकल्स आर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो मिथाइल पैराथियोन, पैराथियोन इज व्हाट, दिस आर पेस्टिसाइड, ये सब कीटनाशक हैं। 6th नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, एग्रीकल्चरल सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट, बिल्कुल सी है, एग्रीकल्चर से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं। कैटल्स रिलीज अमोनिया इन द एनवायरनमेंट, यस, कैटल से क्या निकलते हैं? अमोनिया। देखो ये जो है ना, ये एक लाइफ साइकिल टाइप का जो जनरली एनसीईआरटी में बना होता है, साइकिल टाइप का कि कौन से क्या चीज़ निकालते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ गया ये। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड, यस, जो पोल्ट्री इंडस्ट्रीज होते हैं दे रिलीज रिएक्टिव का नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, हमसे कैट पूछा है, तीनों सही है भाई, तीनों सही है, तो हमसे कट हो जाएगा डी, दैट इज 1 2 3 4, सॉरी 3 है तो 1 2 3 सही हो जाएगा। उसका 7 नंबर क्वेश्चन है, वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म ऑन अ क्लाउडी नाइट्स। ठीक है, तो जो ओस की बूंदें हैं वो क्लाउडी नाइट्स में क्यों नहीं बनती, ये हमसे पूछा है। तो ओस की बूंदें बनती कैसे है? जब कोई भी पानी वेपर वाला स्टेट है, कोई भी वेपर वाले स्टेट में था, पानी मॉइस्चर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, तुरंत टेम्परेचर कम हो गया तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा? वेपर जो होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ड्रॉप की फॉर्म में जम जाएगा पेड़ों पत्तों पे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कॉल ड्यू ड्रॉप, बट इसके टेम्परेचर कम होना जरूरी है। बट अगर हमारे पास क्लाउडी नाइट्स हो तो यहाँ पे सपोज ये क्लाउड्स हैं, तो जहाँ के यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा रेडिएशन जो निकले अर्थ से वो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, जिससे टेम्परेचर कम नहीं हो पाता, टेम्परेचर तो हाई रहता है, इसकी वजह से क्या नहीं बन पाता है? ड्यू ड्रॉप्स नहीं बन पाते हैं। सो द करंट इज क्लाउड एब्जॉर्ब, नो, क्लाउड रिफ्लेक्ट, यस, क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई रहता है एंड टेम्परेचर कम नहीं हो पाता है, तो जिससे वो अपने पास जो क्लाउड्स हैं, सॉरी अपने पास जो उसकी बूंदें वो बन नहीं पाती ड्यू टू कंडेंसेशन प्रोसेस। 8 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजीज की बात करनी इन इंडिया। ठीक है, सो ये देखो ये क्वेश्चन जो था वो 2019 में क्या हुआ, एक यूएस जर्नलिस्ट था जिसने नॉर्थ सेंटलिस आइलैंड पे जाने की कोशिश की और वहाँ के लोगों ने उसको मार दिया, तो इसीलिए न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा था, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। तो क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, पीवीटीजीज रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज, यस। Second, a stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status. Yes, it is a criteria. एंथ्रोपोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है इसको, बट यहाँ पे बेसिक चल जाएगा। थर्ड, देयर आर 95 PVTGs ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार, नो, देयर आर 75 PVTGs, नॉट 95 दैट आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड और ऑफिशियली अनाउंस्ड। तो थर्ड इज इनकरेक्ट। फोर्थ, इरूलर एंड Konda Reddy tribes are included in the list of PVTGs. Yes, Irregular and Konda Reddy tribes are the part of PVTGs. हमसे करेक्ट पूछा है, थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। जब हम थर्ड एलिमिनेट कर दिया तो बचा क्या, 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कल्टिवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप इन द लास्ट 5 ईयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। खरीफ क्रॉप की बात करनी है, इसके बारे में करेक्ट बताना है क्या? हाँ, करेक्ट बताना है। फर्स्ट, एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज दी हाईएस्ट, बिल्कुल सही यार, खरीफ जो है राइस इज अ खरीफ क्रॉप और हाईएस्ट कल्टीवेशन इसका होता है हमारे देश के अंदर, राइस का होता है। सेकंड, एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड, नो, ये गलत है, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड। जब लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑयल सीड का, तो ज्वार का कैसे होगा? ज्वार इज अ मिलेट। ओके, सो यहाँ पे सेकंड इज इन कट, जब सेकंड इन कट तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, तो आंसर क्या हो गया, 1 and 3 ओनली। थर्ड देखते हैं, एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन ऑफ शुगर कैन, यस, मोर देन दैट ऑफ शुगर कैन, यस। Area under sugar cane cultivation has steadily decreased, no, it has been increased because यहाँ पे क्या हुआ तो गलत है, बिकॉज जो थे ना वो शुगर केन मिल्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया से साउथर्न इंडिया की तरफ भी और भी इस्टेब्लिश होने लगी। ओके, सो द आंसर इज ए, दैट इज 1 and 3 ओनली। इसमें से एक क्वेश्चन मिस हो गया था।